हाय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सवाल नंबर 27 तक कर लिया था। आज हम सवाल नंबर 28 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी हमारा केमिकल काइनेटिक्स का ही एक सवाल है और ये बेस्ड है रेट लॉ एक्सप्रेशन पे। तो सवाल जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड एंड रिड्यूस्ड टू हाफ, राइट। तो आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लास्ट क्लास में मैंने बताया था क्या होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वल्स टू होता है आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, राइट। लेकिन यहां पर आप देखो कि केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। तो इसका मतलब यहां पर आपको बी को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल्स टू के ए टू द पावर केवल और केवल हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। और एक्स का वैल्यू यहां पे कितना हो जाएगा भाई, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर यानी रेट इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, के ए टू द पावर 2। तो ये हमारा हो गया भाई क्या, रेट लॉ। अब हम बारी बारी से देखते हैं हमें क्या बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अब आज की डेट में मेरे भाई ए नहीं रहा, कितना हो गया, ए हमारा हो गया 2a। तो जाहिर सी बात है रेट भी हमारी बदल जाएगी। तो हम नई रेट ले लेते हैं कितनी, आर डैश। तो आर डैश इक्वल्स टू के हो जाएगा, ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2a। तो क्या हो गया, आर डैश इक्वल्स टू के 2a टू द पावर 2। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 2 की पावर 2 आपको पता बाहर आएगा, क्या बन के आएगा, 4 बन के आएगा। के ए टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अच्छा, के ए टू द पावर 2 क्या है, अरे ये तो आर है। तो हम यानी कि यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, आर डैश इक्वल्स टू 4 टाइम्स आर। यानी कि नई रेट जो होगी हमारी वो पुरानी रेट की, प्रीवियस रेट की 4 टाइम्स हो जाएगी। अगला सवाल क्या है हमारा, हमने जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है उसको आधा कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आधा करवा लो, डबल करवा लो। हमें करना क्या है, हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो है तो ए का अमाउंट चेंज कर देना है। तो हमारे इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए की जगह हमने क्या लिख दिया भाई, a/2 की पावर 2। अब आपको पता ये क्या हो जाएगा, न्यू रेट आर डैश, यहाँ पे आर डैश कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स के ए स्क्वायर। यानी सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा, नई रेट जो होगी हमारी वो पुराने रेट की 1/4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक और सवाल देना चाहता हूं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा एक और सवाल है, देखिएगा। सपोज आपसे बोल दिया कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में क्या है हमारा, सेकेंड ऑर्डर है। हमसे पूछा नया रेट। तो नया रेट क्या होगा, व्हाट विल बी न्यू रेट इफ ए एंड बी बोथ आर डबल्ड। हमने ए और बी दोनों को क्या कर दिया है, आज की डेट में हमने ए और बी दोनों को डबल कर दिया है। तो हमसे बोला कि नया रेट क्या होगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको काम ये करना, सवाल देख के आपने घबराना नहीं है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को आपको सिंपली अप्लाई करना है। आपको क्या पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन, बोले सर रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है आर इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी, राइट। के ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 2। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उसको देखते हुए आपने रेट लॉ लिख लेना है। अब रेट लॉ लिख लिया हमने। अब क्या बोला, ए नहीं रहा हमारा, ए नहीं रहा, क्या हो गया, ए हमने डबल कर दिया, ए नहीं रहा, ए 2a हो गया। और बी नहीं रही, बी क्या होगी, मतलब बी क्या हो गया, 2b हो गया। तो a डैश 2a और b डैश कितना हो जाएगा 2b। सो न्यू रेट विल बी आर डैश इक्वल्स टू के। तो के ये कितना होगा 2a टू द पावर 1 और b कितना होगा 2b टू द पावर 2। ठीक है, सेम काम हमने पिछले सवाल में भी किया था, लेकिन पिछले केस में क्या था कि हमारा केवल और केवल एक ही रिएक्टेंट था ए। अब इसमें हमने 2 रिएक्टेंट दे दिए, ए और बी दे दिए। तो न्यू रेट हमारा क्या हो जाएगा, आर डैश। अब देखना यहां से क्या बाहर निकलेगा, यहां से 2 की पावर 1 बाहर निकल के आएगा, ये क्या बन के आएगा 2 ही बन के आएगा। यहां से दूसरे वाले केस से क्या बन के आएगा, 2 की पावर 2 बाहर निकल के आएगा और ये कितना बनेगा 4 बनेगा। और बाकी आपको एज इट इज लिख देना है, के तो के है, ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 2। तो 4 2 कितना हो गया 8 हो गया। सो न्यू रेट इज आर डैश। तो आर डैश हमारा कितना हो जाएगा 8 टाइम्स प्रीवियस रेट हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप के जो भी सवाल हैं अब आप बड़े आराम से कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको, सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के बाद जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जो भी चेंज किया हुआ है वो लिख देना है। डबल किया, ट्रिपल किया, अगर ट्रिपल किया तो 3a हो जाएगा। देन उसका पावर जो भी है उसको आपको स्क्वायर हो रहा है, तो अगर मान लो 2a कर दिया उसका स्क्वायर हो गया तो 4 को आपको बाहर खींच लेना है। इस तरीके से आप काम करेंगे और बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने सवाल अगले की ओर। हमारा सवाल है अगला, सवाल नंबर 29। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, लास्ट क्लास में हमने इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सवाल किए थे, 2 क्वेश्चन किए थे हमने।
फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ अ रिएक्शन। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, 99% एक बार काम हो रहा है और एक बार कितना हो रहा है, 90% हमारा रिएक्शन पूरा हो रहा है। हमें बताना है कि इन दोनों का जो बेसिकली रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, हम सबसे पहले टी निकाल लेते हैं, कितना, 99%। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, 2.303 बाई के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई 80, राइट। अब देखो भाई 99% रिएक्शन हमारी हो चुकी है, हमें मतलब किससे होता है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, हमें मतलब होता है भाई बचता है, जो बचा होता है। अगर 99% रिएक्शन हो गई है तो बची कितनी है, तो बोले सर 1% बची है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 2.303 बाई के लॉग तो लॉग रहेगा, ए नॉट को क्या रखेंगे हम, ए नॉट ही रखेंगे 80। अच्छा, हमें ध्यान किस में देना होता है, 80 पे देना होता है। 80 मतलब बचा कितना है, 1% बचा, किसका 1%, ए नॉट का 1%, तो 1 इंटू ए नॉट बाई 100, 1% किसका, ए नॉट का, ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा। अब बोले सर ये log 100 आ गया, log 100 क्या होता है, log 100 को हम लिख सकते हैं log 10 टू द पावर 2, राइट। ये हो जाता है 2 log 10, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाता है, log 10 तो 1 होता है, तो 2 इंटू 1। तो अब देखो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन के इंटू इस पूरे की जगह कितना आ जाएगा, 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं 90% के लिए, ओके। सो टी 90% कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट, तो सर ए नॉट ही रहेगा, 80 की जगह सर हो जाएगा, आज 90% रिएक्शन हो गई है, हमें मतलब किससे होता है, बचे कितनी है, 90% हो गई, बचे कितनी है, 10%, किसकी 10%, इनिशियल की 10%, यानी ए नॉट से ए नॉट कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या आ गया, log 10 आ गया। वैल्यू क्या बनी, 2.303 डिवाइडेड बाई के, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब हम इन दोनों को डिवाइड लगा देते हैं, यानी टी 99% डिवाइडेड बाई टी 90% बराबर, देखो भाई 2.30 से 2.303 कट जाएगा, कैसे के कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब टी 99% इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टी 90% HP, बोले तो हेंस प्रूव्ड। बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो फंडा समझ आ गया होगा, कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो कि है हमारा सवाल नंबर 30। क्या बोला हुआ है, देखो, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। देखो हमेशा की तरह वही काम करना है, ठीक है। मतलब आपको अगर कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया भाई, इस तरीके के कितने भी सवाल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40 मिनट लग रहा है, कितने के लिए, 30% डिकम्पोजिशन के लिए। बोले सर अच्छा, मतलब 30% सर रिएक्शन हो चुकी है, हमें मतलब किससे होगा, हमें मतलब होगा बचा कितना है रिएक्शन, अगर 30 हो गया, रिमेनिंग कितना, 70%। तो सबसे पहला काम हमारा होगा यहां पर के की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो के क्या होता है, 2.303 बाई टी, फर्स्ट ऑर्डर बोला हुआ है, 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई 80, राइट, ये हमने के लिखा। अब 2.303 तो है ही, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है, लॉग तो लॉग है, ए नॉट कितना होता है, बोले सर ए नॉट तो ए नॉट ही होता है, ए नॉट के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, जो भी हमें करना है 80 के साथ करना है। कितना परसेंट डिकम्पोज हो चुका है, 30%, बचा कितना, 70%, किसका 70%, ए नॉट का, तो 70 ए नॉट बाई 100। अब मुझे लगता है कि इतने सवालों को करने के बाद केमिकल काइनेटिक्स के आपको इस तरीके के प्रॉब्लम्स में कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। हाँ, एक प्रेशर वाला सवाल होगा अभी आपका, जो कि मैं आगे 1-2 क्वेश्चन और उसके कराऊंगा प्रेशर वाले सवालों को, क्योंकि हमने पिछली क्लास में केवल और केवल एक ही सवाल किया था उस पर बेस्ड। तो ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, 0 से लेकर के 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। 2.303 बाई 40 log 10, अच्छा log a अपॉन बी आ गया ये, ठीक है, तो ये हो जाता है log 10 माइनस log 7, log 10 माइनस log 7 यानी log 10 1, log 7 कितना 0.84, ठीक है भाई। अच्छा, अब अच्छा ये log का वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है। 2.303 बाई 40 इंटू 1 माइनस 0.84 कितना होता है, 0.16 होता है। एक काम करता हूं मैं यहाँ पर यूनिट जरूर लिख देता हूं, ये कितना हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नहीं मिनट है तो हम कर देंगे भैया मिनट इनवर्स, है ना, जो भी दिया हुआ है। हाँ, एक और बात, आप यहाँ पे जो है तो मिनट को सेकंड के कन्वर्ट करने के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, पता चले कि आप जो है तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, नहीं, जो फाइनल आंसर आएगा ना वो भी आपको किस में लिख देना है, मिनट में लिख देना है।
देन ये हमारा के आ गया। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो अब यहां पर एक मैं आपको बहुत ही शानदार सी चीज बताने वाला हूं जो कि आपके कैलकुलेशन में आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। ये चीज आपके कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपके। देखो भाई 0.693 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू 0.16 ये हमने पुट कर लिया है। अब जो ये 0.693 होता है ना, ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये 2.303 इंटू 0.3010 होता था। ठीक है भाई। अच्छा बोले सर ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, तो इस बात को आप कहीं पे नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में ऊपर मार्जिन के ऊपर, सो दैट आपको ये ध्यान रही है ना। जब भी आपका 0.693 आए आपको हमेशा उसको 2.303 इंटू 0.3010 करना है, क्योंकि ऐसे सवालों में जब भी हाफ लाइफ निकालना होगा ऊपर क्या आएगा, हमेशा 0.693 आएगा। ठीक है। अच्छा अब आप सोचो मैंने यहाँ पे इस के को मैंने यहाँ पे क्यों नहीं सॉल्व किया था, सिंपल सा फंडा था, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ है ये किसके लिए हुआ है, इसका जन्म हुआ है कटने के लिए। ठीक है, इसे आगे जाके कटना है, तो मैं यहाँ पे अपने अंदर का जो मैथमेटिशियन होगा उसको दबा के ही रखूंगा, उसको बाहर नहीं निकालूंगा, बाद में उस मैथमेटिशियन को बाहर निकालूंगा, क्योंकि जब ये कट जाएगा ना तो फिर थोड़ा सा इसको करने में ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि अब जो न्यूमेरिकल इसको जो इस वैल्यू को सॉल्व करना होगा वो रिलेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा आंसर इसका 0.30, वो तो आपका 12 पॉइंट समथिंग बैठेगा, 0.3010 मल्टीप्लाई बाय कितना है हमारा 40 है। ठीक है, और इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, 0.16 से, तो ये आ गया हमारा कितना 75.25 मिनट। यहाँ पर आप अप्रोक्स लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध मिनट का डिफरेंस आ सकता है आंसर में, है ना। जो आपका जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो इसका आंसर लिखा होगा 1-2 मिनट का डिफरेंस आ सकता है। वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ही डेसिमल का लॉग यूज किया है, 0.84, इसकी वैल्यू आगे भी होती है। तो अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक यूज करोगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर होता है समथिंग 76 मिनट समथिंग, है ना, 76.02 मिनट, और हमारा 75.2 मिनट आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप अप्रॉक्स लिख दीजिएगा। अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस का यूज करते हैं तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 31, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 K इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन, कैलकुलेट EA। यानी ये सवाल जो है ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर है। एक्टिवेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है log K2/K1। शायद ये फॉर्मूला हम पहली बार यूज कर रहे हैं, पहले हमने एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्मूले नहीं किए हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं। log K2/K1 इक्वल्स टू EA/2.303R 1/T1 - 1/T2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 5 स्टार फॉर्मूला, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स अक्सर आते रहते हैं पेपर के अंदर। अब देखिए क्या बोला हुआ है कि केमिकल रिएक्शन का जो रेट है ना वो डबल हो जा रहा है। क्या हो गया हमारा, डबल हो गया रिएक्शन का रेट, यानी जो K2 होगा हमारा वो ट्वाइस ऑफ K1 हो जाएगा, राइट। देन T1 का मतलब होता है टेम्परेचर, पहला टेम्परेचर, T2 का मतलब होता है दूसरा टेम्परेचर। T1 कितना हो जाएगा 298 केल्विन, और अगर मैं यहां से बोलूं कि T2 कितना होगा तो हमने 298 में 10 बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा ये 308 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस तरीके के सवाल जो होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी वाले, जिसमें log K2/K1 वाला फॉर्मूला यूज होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, लास्ट में कैलकुलेशन थोड़ा सा हैवी बन जाती है, तो वो आपके पास में कोई दूसरा चारा तो है नहीं, मतलब सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ हाँ 1-2 बातें हैं। यहाँ पे 2.303 इंटू R, इसको आप डायरेक्ट याद रखना, ये 19.14 होता है, क्योंकि जब भी एक्टिवेशन एनर्जी का सवाल आएगा वहां पर 2.303 R हमेशा आएगा। ठीक है, तो उसका आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखना कितना 19.14। सेम अभी आपको मैंने ऊपर बताया, आपको 0.693 के लिए क्या याद रखना है 2.303 इंटू 0.3010, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 0.693 के बराबर होता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि थोड़ा बहुत आपका कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो कम कर सकती हैं। और मतलब यार वही है कि अगर कैलकुलेशन थोड़ा कम होगा ना तो फिर सवाल में गलती होने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेन गलतियां होती हैं न्यूमेरिकल्स में वो क्या होती हैं, सर सब कुछ कर लेते हैं, वैल्यू वगैरह पुट कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो पाता है, तो वहां आप कर देते हो कुछ ना कुछ गलतियां। क्यों? क्योंकि ध्यान एक जगह तो होता नहीं है। ठीक है, अगर आप पूरी तरीके से फोकस्ड होके करो तो कहीं भी कोई गलती नहीं होगी, लेकिन दिमाग में क्या होता है, दुनिया भर के विचार चल रहे होते हैं, तो इसीलिए वो कहीं 2 की जगह कहीं कुछ हो गया तो फिर
दिक्कत हो जाती है जीवन में, है ना। 1/T1 कितना 1/298 माइनस 1/T2 कितना 1/308 हो जाएगा। K1 से K1 शहीद हो जाएगा। log 2 कितना 0.3010 इक्वल्स टू EA अपॉन 19.14 और ये कितना 298 मल्टीप्लाई बाई 308 और ऊपर कितना आ जाएगा 308 माइनस 298 यानी 10 आ जाएगा। तो यहां से हमारा EA का वैल्यू कितना हो जाएगा EA इक्वल्स टू 0.3010 मल्टीप्लाई बाय 19.14 मल्टीप्लाई बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 308। मैं इसकी बात कर रहा था। अब आप देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ गई ना और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो 1.94। तो इसको आप सॉल्व कर दो 298 मल्टीप्लाई बाय 308 मल्टीप्लाई बाय 1.914 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 और जो फाइनल आंसर लिखना आप इसका वो लिख देना जूल पर मोल में। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना काम आप कर सकते हो और ये करने के बाद आप मुझे जो है तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओगे सभी लोग, ठीक है। आंसर आपको जरूर बताना है, ठीक है भाई। आप जो है तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, आप जो है तो आंसर बताने में गद्दारी कर देते हो। आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है चीजों को, जैसे आप मेन क्लासरूम में कर रहे होते हो, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जैसे आप अपने टीचर को आंसर बताते हो वैसे ही आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर इसका बताना है, राइट। चलिए सवाल नंबर 32 की ओर हम चलते हैं। द डिप्रेस, अब देखिए ये हमारा अगला सेक्शन भी स्टार्ट हो गया। इसमें हमारे 2-3 सवाल और हैं, जिस जो चैप्टर होगा हमारा इसमें सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के हमारे 2-3 सवाल और मिलने वाले हैं हमें। प्लस जब ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा, ये इसमें टोटल इस पीडीएफ में 35 न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसके बाद भी मैं आपको कुछ इसके एक्स्ट्रा सवाल कराऊंगा केमिकल काइनेटिक्स के और इलेक्ट्रोकेम के। तो लगभग हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, ठीक है। तो हाँ, केमिकल काइनेटिक्स के मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा 3-4 सवाल एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर कराऊंगा, ये पीडीएफ के सवाल खत्म होने के बाद आज की ही क्लास में। So if depression in freezing point of a solution prepared by dissolving 1 gram benzoic acid to 25 gram benzene is 0.81 Kelvin. Find out the degree of association and molar depression constant of solvent is 4.9 Kelvin kg mole inverse. देखिए जब हमने सॉल्यूशन का पहला वीडियो आपको दिया था, अपलोड किया था, तो उसमें मैंने डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी, वेंट ऑफ फैक्टर, इन पे बेस्ड मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है कि एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन अगर हो रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का कि डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, यानी डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई के एफ एम, राइट। ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। सबसे पहले हमें क्या वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। बेंजोइक एसिड है क्या हमारा, ओके। बेंजोइक एसिड 122 होता है मोलर मास। डेल्टा टीएफ कितना 0.81, आई तो हमें कैलकुलेट करना है, केएफ हमें दिया हुआ इन्होंने कितना 4.9, एम मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कौन है, सॉल्यूट कौन है बेंजोइक एसिड, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है बेंजोइक एसिड का, लास्ट क्लास जो पहली क्लास थी हमारी इसमें इसका मोलर मास आया था ना 122 हुआ करता था। ये ध्यान रहनी चाहिए आपको, ये सारी चीजें एक बार 2 बार आपने सवाल कर लिए ना तो आपको मोलर मास वगैरह तो मतलब दिमाग में रहने चाहिए। CaCl2 एक हमने यूज किया था, कितना होता है उसका 111 होता है। हालांकि ये चीजें दी रहेंगी पेपर में, है ना। मोलिकुलर मास आपको कैल्शियम का दिया रहेगा, क्लोरीन का दिया रहेगा, उनको ऐड करके आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वही है, अगर डायरेक्ट आपके दिमाग में रह जाती है ये चीजें तो आप थोड़ा सा वहां पे टाइम बचा पाओगे। तो 122 इंटू कितना हो जाएगा 25 और ऊपर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, आई निकाल लेंगे। आई कितना हो जाएगा, इसको कुछ काट पीट दें, 25 इंटू कितना हो जाएगा ये 40, तो आई कितना हो जाएगा हमारा 0.81 मल्टीप्लाई बाय 122 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 40। अब आप इसको सोच करके बताओ आई का वैल्यू क्या आना चाहिए भाई, 1 से ज्यादा कि 1 से कम। एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो वैल्यू आएगी हमारी वो 1 से कम आएगी। देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.81 इंटू 122 डिवाइडेड बाई 4.9 और फिर डिवाइडेड बाई 40, 0.504। शायद ये न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, 0.504। इसका 99 पॉइंट समथिंग आंसर आया करता था। सो अल्फा हमें निकालना है। अल्फा कितना हो जाएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन, क्योंकि क्या हो रहा है एसोसिएशन हो रहा है। तो 1 माइनस 0.504 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन, यानी 1 माइनस हाफ। क्यों, क्योंकि ये डाइमराइज होता है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.496, ठीक है।
तो 2 इंटू 0.496, यस 99.2%। ये न्यूमेरिकल हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं हम, हैं जो अपने आप में एक बेहतरीन सवाल है। इस सवाल के अंदर बच्चों को भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुआ करती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं इस सवाल में कि सर कैसे हुआ, क्या हुआ। तो कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि KF 1.86 है, व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CHCl COH, ठीक है, इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। यहां पे हमें Ka दिया हुआ है और ठीक है, हमें डेल्टा TF निकालना है। तो डेल्टा TF क्या होता है हमारा? डेल्टा TF हमारा होता है भाई I इंटू KF इंटू M। क्या हमें KF पता है? KF बिल्कुल पता है। क्या हमें मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए तो हम यहां पर, अच्छा K हमें दिया होगा क्या निकालने के लिए? अल्फा निकालने के लिए। अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? √KA/C होता है। ठीक है, देखिएगा बात को समझिएगा अभी यहाँ पर अच्छे से। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया हमारा? कार्बन गिन लेते हैं एक बार, कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 कार्बन। 4 कार्बन यानी कितना हो गया? 48 हो गया। फिर हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 3 2 5 1 6 1 7, 3 2 5 1 6 1 7, 7 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे? ऑक्सीजन है हमारे 2, कितना हो गया? 32। और एक क्लोरीन भी है क्या हमारे पास में? हाँ, एक क्लोरीन भी है हमारे पास में, तो इसका कितना हो जाएगा? 35.5। तो इसको ऐड करते हैं एक बार, इसका मास निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 48 + 7 + 32 + 35.5, 122.5। ठीक है, 122.5 आ गया इसका क्या? मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स 10 अपॉन 122.5 इंटू वाटर कितना है? 250 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 250 ग्राम, और ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा क्योंकि ग्राम में है। तो 250 और 1000 क्या हो जाएगा? 4, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 122.5, 40 अपॉन 122.5, ये आ गया 0.326। यानी C जो है, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है, यानी मोलैलिटी जो है हमारा स्मॉल m, ये आ गया 0.326। ठीक है, अब यहां पर हमारा काम क्या है भाई? I को कैलकुलेट करना। ठीक है, I को कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, अल्फा इक्वल्स टू √KA/C का। ये क्लास 11th इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आया करता है अल्फा का। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √KA कितना है हमारा? 1.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारा? 0.326, राइट। अब देखें इसको मैं क्या लिखूंगा, ये तो 1.4 है, नीचे मैं लिखता हूं इसको 3.26 और ऊपर कर देता हूं मैं 3.26 लिखूंगा मैं, और इनटू 10⁻, क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, और 10⁻³ तो ऊपर है ही। 10⁻1 को ऊपर ले आता हूं तो क्या बन जाएगा? 10⁻2 बन जाएगा। ओके, अब जो 10⁻2 है हमारा, जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये 10⁻1 बन के आएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। प्लस मतलब मल्टीप्लाई 1.4 डिवाइडेड बाय 3.2, ये कितना आया? 0.4375 आ गया। अब बोले सर इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहां पर भी एक काम करते हैं हम। काम क्या करते हैं? देखो ये 10⁻1 है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालने के लिए देखो आप, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहां पर 0.6 होता, क्या होता है ये? 0.6 का स्क्वायर कितना होता है? 0.36, और 0.7 का स्क्वायर क्या होता है? 0.49 होता है। बट यहां पे क्या है? ये 0.43 है, तो ये वैल्यू जो होगी, जाहिर सी बात है, ये किसके और किसके बीच में होगी? ये होगी हमारी 0.6 और 0.7 के बीच में। तो इसको हम अगर देखें, इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो ये आ जाएगी 0.65। ओके, 0.65 के करीब आ जाएगा ये, यानी कि 0.065। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? ये हमारा आ गया अल्फा। ठीक है, देन हमें क्या करना है? अब अल्फा का फॉर्मूला लगा देना है।
ओ अल्फा तो हमने निकाल लिया। हाँ अब यहां पर हमें क्या करना है, हाँ अल्फा का हम फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा वाला जानते हो आप? डिसोसिएशन वाला। क्यों डिसोसिएशन वाला? क्योंकि जो ये जो हमारा कंपाउंड दिया हुआ है वो एक एसिड है, ठीक है, उसके पास में Cl है। जब हम उसको पानी में डाल रहे हैं, कहाँ डाल रहे हैं? पानी में डाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बोले सब पिछली बार भी तो एसिड था लेकिन उसको हम वाटर में नहीं डिजोल्व कर रहे थे, इसको हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये एसिड है, तो ये क्या देगा? H+ आयन देगा। कितने आयन्स प्रोड्यूस करेगा ये हमारे 2 आयन प्रोड्यूस करेगा। कौन कौन से? CH3 CH2 CH Cl COO माइनस प्लस H+, राइट। तो अल्फा इक्वल्स टू हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं? 1I-1 वाला, डिसोसिएशन वाला, I-1 अपॉन N-1, राइट। तो भाई यहां पर I-1 आई हमें निकालना है, अल्फा कितना दिया हुआ है? अल्फा हमने निकाल दिया 0.065 इक्वल्स टू आई कितना है निकालना है? -1 तो है N-1, N का वैल्यू कितना? 2, 2 - 1, तो क्या आपको यहां से आई का वैल्यू मिल गया कितना? 1.065। देखो बात को समझना, 1 और 1.065 में बिल्कुल भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.065 मात्र का डिफरेंस है। लेकिन ये सवाल जो होता है ये हमारा 3 मार्क का होता है। अगर आप यहाँ पे आई को इग्नोर कर देते हो तो आपको नंबर मिलेंगे कितने? 0, क्योंकि जो मार्क्स है ना वो इस कॉन्सेप्ट के हैं, अल्फा इक्वल्स टू √k/c के हैं, अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1 यानी वेंट ऑफ फैक्टर के हैं। अब तो आप बहुत आराम से सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर सकते हो। यहाँ पर डेल्टा TF कितना है? IKFM है ना, एक बढ़िया सवाल था ये। तो 1.065 KF कितना है? KF 1.86 वाटर के लिए होता है, और M मतलब मोलैलिटी हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, कितना? 0.326। इसको आप सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने के बाद आपको क्या निकल के आ जाएगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। सवाल नंबर हमारा 34। देखिए 2 ग्राम बेंजोइक एसिड इज डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 1.62 केल्विन। वो है आपका होमवर्क, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं ऊपर, क्वेश्चन नंबर 32, राइट। 32 और 34 बिल्कुल सिमिलर सवाल हैं, बस थोड़ा बहुत डेटा में चेंज किया होगा। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप ट्राई करना, और आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि भैया इस सवाल का ये आंसर हमारा आया है। चलिए अब चलते हैं हम सवाल नंबर 35 की ओर, जो कि इस पीडीएफ का लास्ट सवाल है, और ये सवाल है हमारा किस पे बेस्ड? राउल्स लॉ पे बेस्ड। तो वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 mmHg and 415 mmHg respectively. Find the vapor pressure of solution prepared by 50 ग्राम क्लोरोफॉर्म and 40 ग्राम CH2Cl2 at 298 Kelvin. तो ये जो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ये होगा P total इक्वल्स टू P1 नॉट Chi1 प्लस P2 नॉट Chi2। Chi1 Chi2 क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शन हुआ करते हैं। तो P टोटल इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा? P1 नॉट होता है प्योर स्टेट पर क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर है 200, तो 200 मल्टीप्लाई बाय Chi1 प्लस P2 नॉट हमारा कितना दिया हुआ है? 415 दिया हुआ है, इंटू Chi2 है अगेन हमारा मोल फ्रैक्शन किसका? CH2Cl2 का। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला Chi1 इक्वल्स टू क्या होता है आपका? N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, राइट। N1 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। ओके, क्लोरोफॉर्म का मास कितना दिया हुआ है? 50 डिवाइडेड बाय क्लोरोफॉर्म का मास देख लेते हैं हम कितना होगा? 119.5 होगा, ये क्लोरोफॉर्म का मास है। अब 50 को 119.5 से हम अगर डिवाइड लगा दें, 50 डिवाइडेड बाय 119.5, ये आंसर आ रहा है हमारा 0.418, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। और ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 निकाल देता हूं मैं, कितने ग्राम दिया हुआ? 40 ग्राम दिया हुआ है, तो 40 बाय इसका मॉलिक्यूलर मास यूज कर देता हूं, ये 85 होता है CH2Cl2 का। तो 40 डिवाइडेड बाय 85 क्या आंसर आ जाएगा? ये 0.47 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0.47। अब अगर मान लो मुझे Chi1 निकालना है, Chi1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.418 डिवाइडेड बाय 0.418 प्लस 0.47, इसका वैल्यू हमारा आ रहा है 0.5, 0. आ जाएगा ये कितना? 47, 0.47 के करीबन आ जाएगा। और अगर मैं Chi2 निकालने के लिए जाऊं तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 0.53, क्योंकि Chi2 कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.47, राइट। अब करना कुछ नहीं है आपको, सिंपली उस फॉर्मूले में जो आपने ये वाला फॉर्मूला आपने बनाया हुआ है इसमें पुट कर देते हैं हम। तो P टोटल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? P1 नॉट कितना है? 200 इंटू Chi1 हमने निकाल लिया कितना? 0.47 प्लस
P2 नॉट हमारा कितना है 415 मल्टीप्लाई बाई 0.53 mmHg हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस आंसर को भी हम कैलकुलेट कर देते हैं क्योंकि ये हमारी हेल्प करेगा सेकेंड पार्ट को करने में। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 0.47 ये आ रहा 94 प्लस 415 मल्टीप्लाई बाय 0.53 ये आ रहा हमारा 219.95। दोनों को ऐड कर देते हैं अपन, तो प्लस 94 कर दिया हमने, ये आ गया हमारा 313.95 अप्रोक्सीमेटली 314 mmHg, राइट। अब देखिए काम बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाया हमने, फॉर्मूला लगाने के बाद हमने काई1 और काई2 कैलकुलेट कर दिया और देन जो भी हमारा फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज को पुट दी। वैल्यू पुटने के बाद हमारा आंसर आ गया, हमने एडिशन जो था उसको परफॉर्म किया और वैल्यू पुटते ही हमारा आंसर आ गया। देन हमें क्या निकालना, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज का जो मोल फ्रैक्शन होता है भाई वो हम रिप्रेजेंट करते हैं y1 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y1 से, और y1 का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P टोटल। ओके, P1 क्या होता है, P1 होता है P1 नॉट काई1 अपॉन P टोटल, और P1 नॉट काई1 तो हमने निकाला ही हुआ है, कितना आया था 94 डिवाइडेड बाई 313.95, ये वेपर फेज का होता है, ठीक है। एंड y2 क्या हो जाता है हमारा P2 डिवाइडेड बाई P टोटल। P2 भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, P2 हमारा कितना आया था 219.95। अच्छा, y1 अगर हमने निकाल लिया है तो y2 को इस तरीके से भी करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली 1 माइनस y1 कर दीजिए, आपको y2 का आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ये हमारे इस पीडीएफ के न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं, लेकिन यहां पर हमारा जो वीडियो है वो अभी फिलहाल खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम अभी करने जा रहे हैं कुछ और सवाल जो कि होंगे हमारे केमिकल काइनेटिक्स के। ओके, तो इसको एक बार यस देखिए, पहला सवाल है हमारा कि फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय, ये हमारा सवाल है, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय log k इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई टी केल्विन। फाइंड EA ऑफ दिस रिएक्शन, राइट, ये हमारा सवाल है। फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन H2O2 का हमें इस फॉर्मूले के थ्रू दिया हुआ है, log k इक्वल्स टू दिस, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मैं यहां पर आपको बताता हूं। सबसे पहले आर्हीनियस इक्वेशन, ये क्या होती है, k इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी होती है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर ln ले लेंगे, यानी नेचुरल लॉग। जब आप यहां नेचुरल लॉग लेते हो तो ये हमारा क्या फॉर्म ले लेता है, ln a माइनस ए बाई आर टी का फॉर्म ले लेता है। ओके, बट आपका जो सवाल है वो log k में दिया है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि आपको कंपेयर किससे करना है, ln से करना है कि k से करना है कि log k से करना है, यानी तीन तरीके के हमारे सवाल बनते हैं, ठीक है। किसी से भी आपको कंपेयर कराया जा सकता है, राइट। तो अभी फिलहाल हमें ln log से कंपेयर कराया हुआ है, तो हम इस ln वाली इक्वेशन को log में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, log k इक्वल्स टू log a माइनस ए डिवाइडेड बाय 2.303 RT। ओके, तो ये हमारा आ गया, और इन्होंने जो बोला हुआ है वो क्या बोला हुआ है, log k इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई टी। अब बच्चा बच्चा जानता है यहाँ क्या होने वाला है भाई, यहाँ पे हम इन दोनों को बराबर करने वाले हैं, क्योंकि ये ए अपॉन 2.303 बाई आर टी किसके बराबर होगा, 1.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी के बराबर होगा, यानी ए अपॉन 2.303 आर टी इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई टी। टी से टी शहीद हो जाएगा, ये का वैल्यू कितना, अब बोले सर ये तो हमने पहले भी, हमने इसको तो डायरेक्ट सर वैल्यू याद रखिए, ये 19.14 होता है, तो 19.14 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 और जूल पर मोल। अगर हम 1.2 इंटू 19.14 कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ये 1.2 इंटू 19.14 22.96, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 23 के बराबर ही है, 22.968 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर मोल, राइट।
अब आप कंसिडर करो कि सेम सवाल आपसे कुछ इस तरीके से पूछा होता, तो ये हमारा 36 हो गया और ये है हमारा 37 सवाल। सेम सवाल आपको दिया होता k इक्वल्स टू, मान लेते हैं हम यहाँ पे 50 दे दिया, e टू द पावर माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय t और k ऐसे दे दिया। फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन यानी EA। तो अब आप किससे कंपेयर कर देते, अब आप इसको कंपेयर कर देते k इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस EA बाई RT से, इससे आप कंपेयर कर देते। तो इसका मतलब इसका जो पावर है ये क्या है EA बाई RT और इसका जो पावर है ये क्या है 12,000 बाई T, यानी EA अपॉन RT इक्वल्स टू 12,000 डिवाइडेड बाई T। क्या T से T कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, यानी यहां से EA का वैल्यू कितना आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाई 8.314। ध्यान रखिएगा R का वैल्यू 8.314 यहां पर यूज किया जाता है और यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर मोल, राइट। सेम सवाल आपको अगर कुछ इस तरीके से दिया होता, ln k इक्वल्स टू 19 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन टी के, फाइंड EA। तब क्या करते हैं आप, तब आप ln वाली इक्वेशन जो होती है उससे कंपेयर करते, ln के फॉर्मूले से आप कंपेयर कर देते ln a माइनस EA बाई RT, राइट। ln की जो इक्वेशन है उससे आपको कंपेयर कर देना है। तो इसका मतलब अब की बार ये है और इस पे ये है, यानी EA बाई RT इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 बाई टी। क्या TT शहीद हो जाएगा, बिल्कुल TT शहीद हो जाएगा। ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8.314 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल। तो आई होप ये जो डायरेक्ट कंपेयर करने वाले सवाल हैं ये भी आपको अब बहुत ही अच्छे तरीके से आगे होंगे। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, प्रेशर वाला सवाल। सवाल ये है हमारा कि फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2, ओके। कैसे डिकम्पोज हो रहा है, SO2Cl2 हमारा चेंज हो रहा है SO2 प्लस Cl2 में, और टाइम दिया हुआ है एक तरफ 0 और 100 और एक तरफ हमें प्रेशर दिया हुआ है कितना 0.5 और 0.6। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे। हमने लिखा SO2Cl2 चेंज हुआ किसमें SO2 प्लस Cl2 में। हम स्टार्ट करेंगे T इक्वल्स टू 0, इसको लेंगे PI, इसको लेंगे 0, इसको भी लेंगे क्या 0। अब धीरे धीरे समय गुजर गया और हम कहाँ आ गए, समय बराबर 100 पे आ गए। तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा PI माइनस x, इसका कितना हो जाएगा x और इसका भी कितना हो जाएगा x। तो T इक्वल्स टू 0 पे हमें टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है, PI दिया हुआ है और PI का वैल्यू हमारा कितना है 0.5 है। T इक्वल्स टू 100 पे हमें प्रेशर कितना दिया हुआ है PI माइनस x प्लस x प्लस x और इसका वैल्यू कितना है 0.6 है। सेम कॉन्सेप्ट हमने N2O5 वाले पे एक्सप्लेन किया था आपको, x से x यहां पर कट जाएगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.6 माइनस 0.5 यानी 0.1 आ जाएगा। अब k के फॉर्मूले में वैल्यू पुट देते हैं, k इक्वल्स टू क्या होता है 2.303 बाई टी, टाइम कितना है 100, लॉग PI यानी इनिशियल प्रेशर कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 माइनस x यानी 0.4, ओके। तो 2.303 बाई 100 लॉग 5 माइनस लॉग 4 ये हो जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। लॉग 5 कितना 0.69 माइनस लॉग 4 कितना 0.6021 और आंसर आ जाएगा इसमें कितना सेकेंड इनवर्स। सो आई होप आपने ये पूरी जो हमारी न्यूमेरिकल की सीरीज थी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हर एक न्यूमेरिकल को खुद से सॉल्व किया होगा और पूरी सीरीज को आपने एंजॉय किया होगा। और अब जो हमारा नेक्स्ट सीरीज होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। बिल्कुल इसी बेहतरीन तरीके से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी करने वाले हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं 8 से 10 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड करूंगा, जिसमें कि हमारे आएंगे केमिकल टेस्ट, ऑर्डर अरेंजमेंट, कन्वर्जेंस, रोड मैप, ये सारी चीजें रहने वाली हैं, राइट। तो तब तक के लिए आप ये वाला पोर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश कर लो। ये 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके एग्जाम के अंदर। जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होगा वो आपका 23 to 25 मार्क्स का रहेगा। तो फिर अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, राइट। तब तक के लिए आप बिल्कुल इनको सॉल्व करते रहिए और जहां कहीं भी डाउट हो तो वो आप मुझे अपडेट भी करते रहिए साथ के साथ ही।